चिंकी, इसे तो मैं ही पकड़ूंगा। चुप कर, ये कटी हुई पतंग मेरा है, इसे तो मैं ही लूंगा। अरे तो पहले पकड़ तो लो पतंग को, फिर उसके बाद अपना बोलना। अरे ये पतंग कब गिरेगा नीचे? कब से मैं दौड़ रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए। अरे जल्दी रुको चिंटू और बाबू। अरे चिंकिया, तूने हमें क्यों रुकवा दिया? देख वहाँ अंदर वो पतंग नीचे गिर गया है। मैं तो जा रहा हूँ उसे लेने। रुक बाबू। अरे देखो पतंग कब्रिस्तान में जाकर गिरा है, और इस कब्रिस्तान में भूत पिचास रहते हैं, वो हमें पकड़ लेंगे। क्या भूत? लेकिन फिर भी मैं पतंग लेने जाऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान में, और मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम दोनों डरपोक हो। देखो मैं पतंग को कैसे लेकर आता हूँ कब्रिस्तान में से। अरे बाबू मत जा वहाँ, भूत तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। तू चुप कर, मुझे जाने दे। अरे तू रोने क्यों लगा बाबू? जल्दी से पतंग को उठाकर भाग वहाँ से। कितने दिनों बाद मुझे पतंग मिला है, इसीलिए रो रहा हूँ। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो भाई? अरे चिंटुआ देख, एक भूत बाबू के पास आ गया। भू 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 भूत भूत भूत। अब वो भूत बाबू को पकड़ लेगा। बचाओ चिंटू और चिंकी, भूत ले गया मुझे। बाबू, बाबू को ले गया भूत। अब क्या करे चिंटू? चल चिंकिया, मम्मी पापा को बता देते हैं कि बाबू को भूत पकड़ कर ले गया कब्रिस्तान में से। नहीं नहीं, अगर मम्मी पापा जान गए कि हम कब्रिस्तान में गए थे, तब वो हम दोनों को बहुत मारेंगे। तो क्या करें, तुम ही बताओ। चलो हम कब्रिस्तान के अंदर चलते हैं बाबू को ढूंढने के लिए। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान के अंदर, वो भूत मुझे भी पकड़ लेगा। मैं तो जा रहा हूँ मम्मी पापा को बताने। पगला गया है तू? चल कब्रिस्तान के अंदर, बाबू को बचाना है। अरे वो भूत, तूने मुझे यहाँ पेड़ से क्यों उल्टा बांध कर लटका दिया है? मुझे जाने दो ना। तुझे मार कर खाने के लिए। क्या? मम्मी बचाओ! चिंटू और चिंकी जल्दी आओ और मुझे बचाओ। चिंकी देख, इस कब्रिस्तान में कितनी सारी कब्रें हैं, और जरूर उतने ही भूत होंगे यहाँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू चुप कर, तू मुझे भी डरा रहा है। लेकिन चिंकिया, हम बाबू को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? ये कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा है। अरे तुमने देखा नहीं था? भूत बाबू को कब्रिस्तान के बहुत अंदर लेकर चला गया था। तो और अंदर चलो। भू 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 भूत 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 भूत। मैंने कहा था कि कब्रिस्तान के अंदर मत चल, अब वो भूत हमें भी ले जाएगा पकड़ कर। अरे चिंटुआ, उस भूत की मुंडी तो उसके हाथों में है। कौन सा भूत है वो? सिरकट्टा भूत है। भाग चिंटुआ! देख चिंटुआ, दरवाजा सामने है, और तेज भाग। अरे ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? अब कैसे कब्रिस्तान से बाहर जाए? हम दोनों भी फंस गए यहाँ। चिंकी पीछे देख, वो सिरकट्टा भूत आ गया। ले गया चिंटुआ! चिंटू और बाबू दोनों को भूत पकड़ कर ले गया। चलती हूँ मम्मी को बुला कर लाने। अरे चिंटुआ, तुझे भूत ने कैसे पकड़ लिया? तुम और चिंकी तो कब्रिस्तान के बाहर थे। अरे मैं और चिंकिया तुम्हें ढूंढने के लिए कब्रिस्तान के अंदर आ गए थे, तभी एक सिरकट्टा भूत मुझे पकड़ लिया। और चिंकिया कहाँ है? पता नहीं वो कहाँ है, भूत केवल मुझे ही पकड़ा था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों।
The train station breathed like a living thing. Metal groaning, voices colliding, footsteps slapping against the floor in uneven rhythms. Somewhere overhead, a departure board flickered, letters changing too fast to follow. She stood near the edge of platform 6, not moving, as if motion itself might give her away. Her fingers were wrapped tightly around the handle of a small black suitcase. Too small for a life. Too heavy for what it held. The plastic handle was cracked down the middle, biting into her palm, as she didn't loosen her grip even when her hand began to shake. Pain was grounding. Pain meant she was still here. A red scarf rested loosely around her neck, thin fabric fluttering with every rush of wind that tore through the station. It had been folded carefully once. Now it looked tired, creased, almost frayed at the ends, like it had been pulled, grabbed, held onto for too long. She lifted a hand to press it closer to her throat, feeling the warmth it still carried, though she couldn't remember when it had last been warm. Across the platform, a family laughed. A man argued into his phone. A woman cried quietly into a stranger's shoulder. Everyone was leaving something. Everyone was arriving somewhere. The girl watched their faces, her dark eyes moving slowly, deliberately, as if she were searching for one face that did not belong here, or maybe one that did. Her hair whipped across her cheeks, strands sticking to the dampness beneath her eyes. She brushed them away, inhaling sharply, and for a moment her gaze dropped to her wrist. The watch there was old, the glass spiderweb with cracks. It still ticked, stubbornly, refusing to stop even though the time it showed no longer mattered. She pressed her thumb against it, as if she could quiet it by force. Not yet, she thought. Or maybe it wasn't a thought at all, just a feeling tightening in her chest. Train arriving, a voice announced overhead. The words echoed, hollow and distorted. Her heart jumped. Her shoulders stiffened. She took a small step forward, then stopped. The wind surged again, lifting the red scarf so it brushed her lips, tasting faintly of iron and dust. Her breathing grew shallow. She imagined what it would feel like to let go of the suitcase, to walk away empty-handed, to pretend this was just another goodbye. But her fingers curled tighter instead. The train roared into the station, brakes screaming, air exploding outward. The rush of it blurred her vision, rattled her bones. And as the doors slid open and the crowd surged forward, she stayed exactly where she was, watch ticking, scarf trembling, waiting for something she wasn't sure would come, but knowing, with quiet certainty, that once it did, there would be no turning back. The door stayed open longer than she expected. People poured out, then in, faces brushing past her like fragments of lives she would never touch. She stepped aside, letting the current move without her, and that was when the memory crept in, soft at first, then sharp. Her father's hand had once wrapped around a bag, just like this one. Same size, same stubborn handle. She could still see the way his knuckles had whitened as he lifted it from the floor of their small apartment, the ceiling fan rattling overhead. "You don't pack fear," he had told her, voice low but steady. "You pack what you can carry." She'd been younger then, sitting cross-legged on the bed, watching him fold clothes with military care, pretending not to notice the overdue bills